गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी 11वीं क्लास लेखांकन समीकरण की 7वीं क्लास है और अपन आज हम इसमें क्या देखेंगे, कुछ समायोजनों का प्रयोग करेंगे। अभी तक अपन ने जो सवाल किए हैं वो सिंपल थे, किसी भी प्रकार का कोई समायोजन नहीं था। अब आज हमें क्या देखना है, समायोजन। तो पहले तो अपन चल के देख लेते हैं कि समायोजन कौन कौन से हम उपयोग करना और उन समायोजन का क्या क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग उनका है ना। पहले हम समायोजन समझते हैं, फिर क्वेश्चन में अपन ये देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं समायोजन। ये आपकी समायोजन है तो वैसे आपकी 13-14 समायोजन बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो कितने आपके 5 उपयोगी समायोजन हैं। 2 और हैं, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। उसको अपन इसके बाद समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। वैसे तो जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन में सिर्फ आपके फर्स्ट 2 समायोजन का ही उपयोग होगा, ठीक है। लेकिन हम आप इस समझ पूरी लेते हैं, आगे के क्वेश्चनों में भी अपन के काम में आएगा। तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या देखना है, आदित्य व्यय। आदित्य व्यय क्या होते हैं, ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली हैं परंतु भुगतान नहीं किए गए हैं, आदित्य व्यय कहलाते हैं। कैसे, ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली हैं परंतु भुगतान नहीं किए गए, आदित्य व्यय हैं। तो यहां पर देखेंगे, जैसे अपन एक व्यक्ति बना लेते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है, अपन ने इसको कोई काम दिया कि भाई यहां पर आपको एक गड्ढा खोदना है, ये जमीन है, यहाँ पर क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है। तो इस जमीन पर उसने एक गड्ढा खोद दिया, ठीक, मान लेते हैं गड्ढा भी खोद दिया, काम उसका हो गया। ठीक, हमें कितना देना था उसको, 500 रुपये देना थे, 500 रुपये उसको देना थे। हमने उससे कहा कि भाई कल ले लेना। कब लेना, कल, नेक्स्ट डे। तो जिसकी ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली हैं परंतु भुगतान नहीं किए, हम कल उनका भुगतान करेंगे, कल परसों नरसों कभी भी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आदित्य व्यय। ये क्या कहलाएंगे, आदित्य व्यय हो जाएंगे। अब इसको हम क्या देते हैं, मजदूरी। तो ये क्या होगी, आदित्य मजदूरी। मजदूरी देते हैं ना काम करने के लिए, इसके लिए, तो ये क्या बन जाएगी, आदित्य मजदूरी। तो क्या समझ में आया आपके लिए, ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं प्राप्त कर ली हैं परंतु भुगतान नहीं किए गए हैं, आदित्य व्यय कहलाते हैं। दूसरा होता है पूर्वदत्त व्यय। दूसरा क्या आपका, पूर्वदत्त। तो पूर्वदत्त व्यय क्या कहलाते हैं, इसके अपोजिट, आदित्य व्यय के अपोजिट। तो ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं प्राप्त नहीं की हैं परंतु भुगतान कर दिए गए, हमने अभी काम नहीं कराया लेकिन उनको पहले से पैसा हमने दे दिया है, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, एजेंट। कौन है, एजेंट है, जो कि सामान बिकवाने का काम, एजेंट तो आपको पता ही, सामान बिकवाने का काम करते हैं। तो हमने इस व्यक्ति के लिए एक कार दी। अब अपनी कार ऐसे ही बनती है भाई, थोड़ा सा समझ लेना, ऐसे ही है। तो हमने इस एजेंट के लिए एक कार दी कि भाई आपको एक कार बताई कि आपको एक कार बिकवाना है, ठीक है। हम आपको 10,000 रुपये देंगे कार बिकवाने के। कितने पैसे देंगे, 10,000 रुपये। और हमने उसको वो पैसे एडवांस में दे ही दिए कि लो ये पैसे आप रख लो। तो इसको कि एजेंट को अपन क्या देते हैं, कमीशन। क्या देते हैं, कमीशन। तो एजेंट को हमने कार बिकवाने के लिए 10,000 रुपये एडवांस दे दिया उसको कि लो भाई ये रख लो, हमारी एक कार बिकवाना है आपको 1,20,000 रुपये में। 10,000 रुपये हमने उसको कमीशन के दे दिए। तो ऐसे व्यय जिनका भुगतान कर दिया है परंतु सेवा प्राप्त नहीं की गई हैं, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय है, एडवांस में दे दी। पूर्वदत्त मतलब क्या होगा, पहले से दे देना, एडवांस में दे देना। तो क्या होंगे आपके, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। अच्छा, जो आदित्य व्यय हैं ये क्या कहलाते हैं, दायित्व। ठीक है, ये क्या है, दायित्व। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें पैसा देना होगा, उनका पैसा देंगे कि नहीं भाई, जिनसे काम करवाए उनका हम पैसा देंगे। और जो पूर्वदत्त व्यय है ये संपत्ति कहलाती है। ये क्या कहलाती है, संपत्ति। संपत्ति क्यों, यदि आपने हमारी कार नहीं बिकवाई तो हम आपसे 10,000 रुपये वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट, मूल्य ह्रास।
मूल्यह्रास क्या कहलाता है, या ह्रास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मूल्यह्रास या ह्रास एक ही बात है। तो मूल्यह्रास क्या कहलाता है, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली धीरे धीरे कमी को, या स्थायी संपत्तियों के मूल्य में धीरे धीरे होने वाली कमी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में धीरे धीरे होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। अब मान लीजिए कि इसी कार की बात करते हैं कि कार को हमने कितने, एक कार अपन ने खरीदी है, मान लेते हैं 5 लाख में। कितने में खरीदी, 5 लाख। इस साल अपन ने 5 लाख में खरीदी, इस साल मतलब 2020 में। ठीक है, अब यदि हम इसको अगले साल बेचेंगे 2021 में, तो ये कार कितने की बिकेगी, तो इतना तो पक्का है कि 5 लाख की तो नहीं बिकेगी, ये तो 100% है, कुछ कम में बिकेगी। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कार आपकी 4 लाख रुपए में बिकेगी, या 4,80,000। कितने में बिकेगी, 4,80,000 रुपए में। तो इसके मूल्य में कितने की कमी आ गई, 20,000। कितने की कमी आ गई, 20,000। तो 20,000 जो संपत्ति के मूल्य में कमी आई है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। यह मूल्यह्रास जो है वो व्यापार के लिए क्या होती, हानि। इससे स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, और हानि है तो पूंजी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अगला क्या है, उपार्जित आय। उपार्जित आय क्या कहलाती, ऐसी आय जिनकी देय तिथि तो आ गई है परंतु प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कि भाई आज कितनी तारीख हो गई है, 8 है ना, 8 मान लेते हैं, आज 8 अगस्त है भाई। तो 8 अगस्त तक हमें मकान का किराया तो मिल जाना चाहिए। 1 तारीख को किराया मिलता है, आज 8 तारीख हो गई है। किराया कब मिलता है, 1 तारीख को, आज 8 तारीख हो गई है। तो किराए की देय तिथि आ गई है, मतलब निकल चुकी है, 1 तारीख आ चुकी है या निकल चुकी है, परंतु हमें अभी तक किराया प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये कहलाता है उपार्जित आय। क्या कहलाता है, उपार्जित आय। उपार्जित आय होती है। इसके विपरीत अनुपार्जित है ना। अनुपार्जित आय क्या है, अनुपार्जित आय तो ऐसी आय जो प्राप्त हो गई हैं परंतु उनकी देय तिथि नहीं आई है। प्राप्त तो हो चुकी है एडवांस में, लेकिन देय तिथि नहीं है। तो देखो, ऐसी आय जो प्राप्त हो गई है परंतु देय तिथि नहीं आई है। जैसे हम क्या करते हैं, ज्यादातर यहां पर अपन ले लेते हैं कि इस व्यक्ति को, या अपन मान लेते हैं अनुपार्जित आय, किसी व्यक्ति ने आपके लिए किराया दे दिया 2 महीने का एडवांस, 2 माह का है ना, एडवांस दे दिया, अग्रिम। तो 2 माह का जो किराया आपको अग्रिम मिला है, एडवांस मिला है, अभी वो व्यक्ति आपके मकान में रहा तो नहीं है, लेकिन 2 महीने का उसने किराया क्या दे दिया, आपको एडवांस दे दिया। ये क्या कहलाना, आपका अनुपार्जित आय। ये दायित्व है, यदि वो मकान में नहीं रहता है तो हमें किराया वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहाँ लिखेंगे, दायित्व पक्ष में। उपार्जित आय क्या होगा, आज नहीं तो कल हमें मिल जाएगी इनकम। भाई किराया 1 तारीख को मिलना था, नहीं मिला है, तो आज नहीं, 1 को नहीं, 9, 8 को नहीं, 10 को नहीं, 11 को मिल जाएगा। तो जब भी मिलेगा वो हमारी रोकड़ में वृद्धि करेगा। तो उपार्जित आय जो होती है वो क्या होती है, संपत्ति। ठीक, और अनुपार्जित आय जो होता है वो क्या होता है, आपका दायित्व है। ठीक, अब देखते हैं अपन यहाँ पर। तो ये हमने आपको थ्योरी बता दी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1-2 बार पढ़ लेना, 2-3 बार कम से कम आप इसको पढ़ेंगे। अब हम आज देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण प्रदर्शित कीजिए। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो यहाँ पर अपन खाते लिखते जाते हैं, मतलब कौन कौन से व्यवहार या कौन कौन सी संपत्ति दायित्व प्रभावित होंगे। तो रोकड़ से व्यापार शुरू करेंगे तो क्या क्या आएगा, एक तो रोकड़ आ जाएगा, आपको पता ही है। दूसरा क्या आएगा, पूंजी। जब भी व्यापार शुरू करेंगे तो पूंजी तो होगी, है ना। 1% केस है ऐसा जिसमें व्यापार शुरू करने पर पूंजी नहीं होती है। ठीक है, 1-2% है, बाकी तो 99% तो ऐसे ही है आपका कि जब भी व्यापार शुरू करोगे तो पूंजी होगी। वो क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे।
दूसरा क्या है, किराया प्राप्त। तो किराए में हमें क्या प्राप्त होता है भाई, रोकड़ पैसा मिलता है। और किराया जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, आय, इनकम है, आय है। तो आय से पूंजी क्या होती है, बढ़ जाती, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, पूंजी। मतलब दो चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, एक तो रोकड़ पे प्रभाव पड़ेगा किराए प्राप्त होने से, और पूंजी पे प्रभाव पड़ेगा, है ना, पूंजी बढ़ जाएगी और रोकड़ बढ़ेगी। तीसरा, पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा मतलब हमने बीमे की एडवांस दे दी है भाई, तो हम बीमा में क्या देते हैं, पैसा, तो यहां पर एक तो आ जाएगा रोकड़। दूसरी बात, पूर्वदत्त के लिए हमने आपको बताया था कि पूर्वदत्त जो होते हैं वो संपत्ति होते हैं। देखो ये लिखा ना पूर्वदत्त, तो पूर्वदत्त क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। कैसे होते हैं संपत्ति, कि भाई यदि काम नहीं हुआ तो हमें पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस वजह से रोकड़, और यहां पर आएगा पूर्वदत्त। पूर्वदत्त व्यय भी लिख सकते हैं और पूर्वदत्त बीमा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चल चौथा पॉइंट देखेंगे, वेतन चुकाया। तो वेतन चुकाया, तो वेतन चुकाने के लिए हम क्या देते हैं, पैसा। तो एक तो यहां पर कौन सी क्या आ जाएगा, रोकड़, है ना, संपत्ति है। और वेतन खर्च है, तो आय, व्यय, लाभ, हानि, खर्च, इनसे क्या प्रभावित होती है, पूंजी। तो दूसरा क्या आएगा, पूंजी। और पूंजी क्या होती है, दायित्व। अब यहां पर अपन करते हैं समीकरण सवाल। यहां पर क्या लिखेंगे अपन, विवरण। यहां पर लेखांकन समीकरण हेडिंग डाल देंगे। लेखांकन समीकरण, ये हेडिंग डाली। यहां पर क्या लिखेंगे अपन, समीकरण क्या होता है, संपत्ति बराबर, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व, ये होता है आपका लेखांकन समीकरण, ठीक है। अब यहां पर अपन को क्या करना है, हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी संपत्ति है। तो रोकड़ और पूर्वदत्त व्यय, दो संपत्तियां हैं, एक रोकड़ है प्लस दूसरा क्या है, पूर्वदत्त बीमा। ठीक है, चलो अगला क्या है, दायित्व में क्या आ जाएगा, पूंजी। एक तो पूंजी आएगी, और दूसरा दायित्व क्या है, बस कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, एक ही है, यहां पर सिर्फ पूंजी अकेली है। बड़ा सिंपल सवाल है, बस समायोजन बस ध्यान रखना है आपके लिए ना। तो पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। जब हम व्यापार प्रारंभ करेंगे तो देखो कितना पैसा लगा है व्यापार शुरू करने के लिए, 80,000। तो क्या होगा यहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि व्यापार में रोकड़ आ जाएगी 80,000, और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। तो पूंजी में लिख देंगे 80,000। दो चीजें, एक तो रोकड़ आ जाएगी और दायित्व में क्या आ जाएगा, पूंजी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, 80,000 लिख दें पहले। हाँ, दूसरा पॉइंट है किराया प्राप्त। किराया प्राप्त,
भाई किराया प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है किराया अपन ने? 1000। तो जब 1000 रुपये हमने प्राप्त किए तो रोकड़ में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, तो रोकड़ में प्लस हो जाएगा। किराए में हमें क्या मिला? रोकड़। तो रोकड़ में हम जोड़ देंगे 1000। और किराया मिलना आय होता है, इनकम है, तो इससे पूंजी भी बढ़ जाएगी, तो हम पूंजी में भी जोड़ देंगे कितना? 1000। यहां पर कितना आएगा? 81,000, है ना। पूर्वदत्त व्यय क्या है यहाँ पर? ऊपर भी जीरो कर दो, तो यहाँ पर पूर्वदत्त व्यय क्या आ जाएंगे? जीरो, मतलब पूर्वदत्त बीमा। और पूंजी यहाँ पर कितनी आएगी? 81,000। ये क्या है आपका नया समीकरण। नया समीकरण। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम। तीसरा पॉइंट क्या अपना? पूर्वदत्त बीमा कितना है? 1200 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा अपन ने एडवांस में उनको बीमा दे दिया है। बीमा में क्या देते हैं हम? पैसा। कितना है? 1200। तो बीमा दिया हुआ मतलब हमने पैसा दिया है, तो रोकड़ में से माइनस कर देंगे हम 1200 रुपये। और बीमा जो है पूर्वदत्त है, ठीक है। पूर्वदत्त क्या होते हैं? संपत्ति। देखो हमने यहाँ पर बताया था ना, पूर्वदत्त क्या होते हैं? संपत्ति। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? पूर्वदत्त बीमे में हम प्लस कर देंगे कितना? 1200 रुपये। एक तो आपकी रोकड़ कम हो जाएगी क्योंकि पैसा दिया है, और यदि काम नहीं हुआ बीमे का तो अपन को पैसा वापस मिल जाएगा। ये संपत्ति है, इसलिए अपन पूर्वदत्त बीमा में 1200 रुपये जोड़ देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 79,800। 008। यहाँ पर कितना आएगा? 9 7 79,800 रुपये। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1200। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 81,000। 81,000। ये क्या आ गया आपका नया समीकरण। अगला पॉइंट देखेंगे हम। वेतन चुकाया 1500। ठीक है, क्या किया अपन ने? वेतन चुकाया है 1500। यहां पर लिखेंगे चौथा पॉइंट, वेतन दिया। अब वेतन देंगे तो क्या होगा भाई? वेतन में हम क्या देते हैं? पैसा। तो आपकी रोकड़ कम हो जाएगी 1500 से, और पूंजी भी कम हो जाएगी। पूंजी क्या है? वेतन क्या आपका खर्च है, तो पूंजी भी इससे क्या होगी? कम हो जाएगी। यहां पर अपन लिख देंगे कितना? 0 0 5 3 8 8 7। यहां पर कितना आ जाएगा? 1200। यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 79,500। ये क्या आ गया आपका? अंतिम समीकरण। ठीक है, ये अंतिम समीकरण है। अब अपन को क्या करना है? चिट्ठा भी तैयार करना है। चिट्ठा कर लेते अपन तैयार। यहाँ पर ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस वजह से हम इसको चिट्ठा तैयार कराते हैं ना, क्योंकि लास्ट में 1-2 क्वेश्चन में कहेंगे वो लोग, लेकिन अपन को शुरुआत से प्रैक्टिस रखना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम चिट्ठे का प्रारूप बना लेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? दायित्व। और राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? आपका संपत्ति। और ये 2 राशि की कॉलम है, राशि। यहां पर क्या लिखेंगे? चिट्ठा। अब हमें क्या करना है? यहां पर देखो, हम पहले संपत्तियां लिख लेते हैं। क्या है आपके पास? रोकड़ और पूर्वदत्त बीमा। तो यहां पर लिखेंगे रोकड़, दूसरा क्या है? पूर्वदत्त बीमा।
भूदत्त बीमा। रोकड़ कितनी है? 78,300। भूदत्त बीमा कितना है? 1200। ठीक है। दायित्व में क्या है अपने पास? सिर्फ पूंजी है, और वो भी पूंजी कितनी है? 79,500। चिट्ठी की दोनों पक्षों का योग क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 79,500। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका? 79,500। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला 12वां क्वेश्चन। निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। ठीक, क्या क्या है आपके पास? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, वेतन चुकाया, उपार्जित ब्याज और कमीशन अग्रिम प्राप्त। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इसके देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी संपत्ति और दायित्व प्रभावित हो रहे हैं। तो वो अपन देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा है? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो कौन कौन सी संपत्ति और दायित्व होंगे? एक तो रोकड़ आ जाएगा संपत्ति, और दायित्व में क्या आ जाएगा? पूंजी। दो चीजें, रोकड़ और पूंजी, दो। दूसरा पॉइंट क्या है? वेतन चुकाया, तो वेतन चुकाने में हम क्या देते हैं? पैसा, तो रोकड़ आएगा एक। दूसरा, वेतन क्या है? खर्च है। आय व्यय लाभ हानि खर्च से क्या प्रभावित होती है? पूंजी, तो दूसरा क्या आएगा? पूंजी। तीसरा पॉइंट उपार्जित ब्याज। तो हमने आपके लिए बताया था कि उपार्जित ब्याज जो होता है वो क्या होती है? संपत्ति होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक तो उपार्जित ब्याज, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? पूंजी। उपार्जित ब्याज और पूंजी। अगला देखेंगे अपन, चौथा पॉइंट कमीशन अग्रिम प्राप्त। तो कमीशन में हमें क्या मिलता है? रोकड़, पैसा मिलता है, भले ही अग्रिम मिला है। और अगला अग्रिम प्राप्त होना क्या कहलाता? अनुपार्जित। तो यहां पर लिखेंगे अनुपार्जित कमीशन। अनुपार्जित कमीशन, ये दो चीजें। यहां पर अनुपार्जित कमीशन जो है दायित्व कहलाता है, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट प्रारूपण तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण, यहाँ पर विवरण, यहाँ पर लिखेंगे संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व। संपत्तियां लिखेंगे अपन कौन कौन सी हैं? रोकड़ है और उपार्जित ब्याज है, दो हैं। रोकड़ प्लस उपार्जित ब्याज, उपार्जित ब्याज बराबर पूंजी और पूंजी और क्या है? अनुपार्जित कमीशन, अनुपार्जित कमीशन। चलें तो अपन करते हैं शुरुआत। पहला पॉइंट आपका देखते हैं, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 80,000। तो यहां पे लिखेंगे व्यापार प्रारंभ किया,
कितने का है? 80,000 का। तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास रोकड़ आ जाएगी 80,000, और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं वो पूंजी कहलाती है। तो पूंजी में लिख देंगे कितना? 80,000। एक पॉइंट यहाँ पर उपार्जित ब्याज 0 और अनुपार्जित कमीशन यहाँ पर 0। दूसरा पॉइंट, वेतन चुकाया 4,000। तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन दिया, हमने वेतन दिया है कितना? 4,000 रुपये। तो क्या होगा, वेतन में हम क्या देते हैं? पैसा, रोकड़। तो आपकी रोकड़ कम हो जाएगी 4,000 रुपये पहला, और वेतन क्या है? खर्च है। तो हानि, खर्च, आय, लाभ से क्या प्रभावित होती है? पूंजी। तो वेतन खर्च, इसलिए पूंजी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी 4,000 रुपये से। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा? 76,000। यहां पर क्या है? 0। यहां पर भी 76,000 पूंजी और ये 0। ये नया समीकरण। ये नया समीकरण। तीसरा पॉइंट है आपका उपार्जित ब्याज 6,000 रुपये। उपार्जित ब्याज लिखेंगे अपन यहां पर, उपार्जित ब्याज 6,000 रुपये मिलना है, अभी मिला नहीं है, आज नहीं तो कल हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है? संपत्ति है। तो हम उपार्जित ब्याज में अपन प्लस कर देंगे कितना? 6,000। और ब्याज मिलना आय होता है, क्या होता है? इनकम, आय है। तो आय से पूंजी क्या होती है? बढ़ती है। तो हम पूंजी में भी प्लस कर देंगे कितना? 6,000 रुपये। दो जगह प्रभाव, एक तो संपत्ति साइड उपार्जित ब्याज में जोड़ देंगे, और पूंजी साइड पूंजी में जोड़ दिया जाएगा, दायित्व साइड। तो यहां पर रोकड़ कितनी है? 76,000। उपार्जित ब्याज कितना है? 6,000। पूंजी कितनी आ जाएगी आपकी? 82,000। और अनुपार्जित कमीशन कितना है? 0। ये नया समीकरण। चौथा पॉइंट, कमीशन अग्रिम प्राप्त 8,000 रुपये। तो अग्रिम कमीशन प्राप्त, क्या हो रहा? अग्रिम कमीशन प्राप्त कितना प्राप्त हो रहा? 8,000। तो भाई कमीशन में हमें रोकड़ मिली है, तो रोकड़ में हम प्लस कर देंगे। पैसा मिलता है कमीशन में, तो कितना लिखेंगे अपन? 8,000 रोकड़ में प्लस करेंगे। और अग्रिम मिला है, यदि काम नहीं किया हमने उसका, जिस व्यक्ति ने कमीशन दिया है, तो हम उसका पैसा वापस लौटाना होगा। तो जिसके पैसे देना है वो क्या कहलाते हैं? दायित्व। तो अनुपार्जित कमीशन में हम जोड़ देंगे कितना? 8,000। ये दायित्व है, यदि आपने काम नहीं किया तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो 8,000 हम उसमें जोड़ देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 84,000। यहां पर 6,000, यहां पर 82,000, और यहां पर कितना? 8,000। ये आ गया आपका अंतिम समीकरण। अब आपको क्या तैयार करना है? यहां पर चिट्ठा। पहले इसको हम सही कर दें। ये 8,000 है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब यहां पर आप इसको चिट्ठा तैयार करेंगे, ये आपका काम है कि चिट्ठा आप बना के रखेंगे। अगला ये वाला सवाल जो है वो आपके लिए होमवर्क है, 10वां क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क है। इसमें आप ध्यान रखेंगे, आदित्य व्यय दिया है, आदित्य वेतन, आपको ध्यान देना है आदित्य वेतन का अपन क्या प्रयोग करते हैं। किराया अग्रिम चुकाया, ये क्या है? आपकी पूर्वदत्त व्यय है, क्योंकि एडवांस में हम दे रहे हैं। ठीक, और निजी उपयोग के लिए स्कूटर खरीदा, ये आहरण है। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और सवाल में यदि कोई दिक्कत होती है तो आप फोन करके पूछ भी सकते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, थैंक यू। बाकी क्लास हम कल देखेंगे। और अब आप अपने टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। आप हमें कॉल करके पूछ लें कि आपका टेस्ट कब है। ठीक है, थैंक यू।